केरल में ही सिर्फ वामपंथी सरकार थी, अब वो आखिरी किला भी जो है वो ढह गया है। असम के कांग्रेस दिग्गज गौरव गोगोई हार गए, मैंने आपको दिखाया अभी, और ये चलता आ रहा है लगातार। अरविंद केजरीवाल वो पिछले साल अपनी सीट भी हारे, दिल्ली भी हारे, सरकार गई। इससे पहले भी कई छोटी पार्टियां बीजेपी के आगे बेबस दिखाई दी। उड़ीसा की याद आती है इसमें, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, वहां कैसे अचानक बीजेपी सत्ता में आई सीधे। केसीआर, भारतीय राष्ट्रीय समिति, पहले टीआरएस होती थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, नाम बदल के उसको, उसमें भारत जोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो वहां से खत्म हो गए। वहां भी अब मुख्य अपोजिशन बीजेपी को माना जाने लगा, वहां भी हालांकि कांग्रेस नहीं हटाया, बेटी ने उनकी अलग पार्टी बना ली, बेटी ने अलग पार्टी बना ली है। तो अब किसकी चिंता है इसके बाद? अभी तक ये लगता था कि, और इन रीजनल पार्टियों के लिए भी ये कहा जाता था, और हम ही लोग कहते थे ये, कि भाई बीजेपी की असली चुनौती जो है वो तो रीजनल पार्टियां, क्षेत्रीय दल हैं। कांग्रेस से तो ये डील कर लेती है, बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाती, नॉर्थ में कहीं नहीं खड़ी हो पाती, तो कांग्रेस तो नहीं, लेकिन अब रीजनल पार्टियां चिंता है। तो अब रीजनल पार्टियों का ये हाल होने लगा है। तो अब इसके बाद अखिलेश यादव क्या सोच रहे होंगे? अगले साल यूपी में इलेक्शन है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में बीजेपी मुख्यालय में, अगर नाम लेके कुछ लोगों के, कांग्रेस का नाम लेना ये नेचुरल बात है, टीएमसी को हराया था तो टीएमसी का नाम लेंगे, नेचुरल बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने यह जवाब बंगाल में दे दिया है टीएमसी को, अब अगली बारी समाजवादी पार्टी की है। चलिए मैं आपको बयान सुनाता हूं प्रधानमंत्री का, लेकिन तमिलनाडु से जो नतीजे आए हैं उस पर भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। यहां सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार टीवीके के फाउंडर जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने 60 साल के बाद तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का क्या अंत कर दिया है। विजय तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे, लेकिन 2 साल में उन्होंने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बदल दी है। टीवीके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और विजय खुद 2 सीटों, पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से लड़ रहे थे, दोनों सीटों पर वो जीत गए हैं। विजय की टीवीके को 107 सीटें मिली हैं। 234 मेंबर्स वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, और विजय बहुमत से सिर्फ 11 सीटें दूर हैं। लेकिन इतने विधायकों का इंतजाम करना टीवीके को अब मुश्किल काम नहीं होगा। तमिलनाडु में ज्यादातर एग्जिट पोल्स फिर से स्टालिन की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह कि सरकार बनाना तो दूर, मुख्यमंत्री स्टालिन खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। कोलाथुर से टीवीके के कैंडिडेट वीएस बाबू ने करीब 9000 वोटों से स्टालिन को हरा दिया। इस सीट से स्टालिन लगातार 3 चुनाव जीत चुके थे। 1967 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में द्रविडियन पार्टियों का कब्जा रहा है। इन 60 साल में 7 बार एआईएडीएमके की सरकार बनी है, 6 बार डीएमके की बनी है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में यह माना जाता था कि जो भी नेता या पार्टी द्रविडियन सब नेशनलिज्म की बात करेगा वो तमिलनाडु पर राज करेगा, लेकिन विजय ने इस नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया। तो जो मैं, आपने कहा था यूपी जाना सर, मैं इसलिए जल्दी यूपी चला गया था, अभी पहले तमिलनाडु से होते हुए जाएंगे उत्तर प्रदेश। सर, आप सवाल ये उठाया कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे स्टालिन, इसमें तो कोई शक नहीं है। माफ कीजिएगा विजय, माफ कीजिएगा विजय। अब लेकिन ये जो 8-10 की जरूरत है इनको, ये कौन देगा? कांग्रेस के कुछ एक जीत के आए हैं वो जाएंगे, एआईएडीएम की ऑफर कर देगी, या ये छोटी छोटी पार्टियां जो बहुत सारी जीती हैं? देखिए, छोटी छोटी पार्टियों से बन तो सकता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि एक बड़ा दल उनके साथ जुड़े। और दिक्कत उसमें सिर्फ ये है कि एआईएडीएमके के अलायंस में, एनडीए में बीजेपी भी शामिल है, और विजय पहले दिन से संदेश देते रहेंगे आइडियोलॉजिकली वो बीजेपी को के खिलाफ नहीं जा सकते। और डीएमके के खिलाफ तो चुनाव लड़ा ही था उन्होंने, सबसे ज्यादा अग्रेसिव डीएमके के खिलाफ था। कांग्रेस की सीटें 5 आई हैं, तो उससे बात बनेगी नहीं, और बीजेपी की कुल 1 सीट आई है। इसलिए मुझे लगता है कि एआईएडीएमके बीजेपी का साथ छोड़ के जा भी सकती है, ज्यादा संभावनाएं वो है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विजय के सामने ये होगी कि 1967 से द्रविड़ आंदोलन या द्रविड़ राजनीति के सहारे तमिलनाडु चलता रहा है। विजय ने एक नई लकीर खींची है। बेशक उन्होंने भी डीएमके और एआईएडीएमके की तर्ज पर बड़े लोक लुभावन वायदे किए हैं, और वो एक बड़ा अट्रैक्शन उनकी स्टार अपील के साथ साथ वो भी रहा है। तो विजय के लिए चुनौती ये होगी सरकार बनाने से बड़ी कि जो उम्मीदें युवा वर्ग ने, महिलाओं ने उनसे लगा रखी है, और तमिलनाडु की राजनीति में दिशागत परिवर्तन की जो उम्मीद लोग लगाए बैठे थे उस पर कैसे खरा होता है। बट ये अब ठीक है, ये एआईएडीएमके डीएमके में ही ये बैडमिंटन चलता रहता था, अब तुम विजय आ गए, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। लेकिन पॉलिटिक्स में, वहां की पॉलिटिक्स में क्या अंतर आएगा? वो द्रविडियन मॉडल अभी वैसा ही चलेगा या उसमें भी कुछ बदलाव होगा? ये तो उसी के खिलाफ तो जनादेश है। नहीं, मैं सर उस सोच की बात कर रहा हूं जिसमें वो सब नेशनलिज्म है, जिसमें हिंदी का विरोध है, अब तो वहां हिंदू का विरोध है।
देखिए, मुझे लगता है कि विजय उसमें बदलाव लाएंगे। अच्छा, उसमें बदलाव, सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन क्या है कि ये चाहे डीएमके की बात कर ले या आईडीएमके की बात कर ले, ठीक है अलायंस में थे एनडीए के साथ, इनका विरोध हमेशा दिल्ली के साथ, केंद्र के साथ टकराव वाला रहा है। और चाहे वो हिंदी का सवाल हो या उत्तर भारत की प्रभुत्व का सवाल हो या उत्तर भारतीयों को लेकर के जो मिसकंसेप्शन बना हुआ उसको लेके हो, विजय उन सारी चीज़ों से मुक्त है। कम से कम चुनाव प्रचार के दौरान हमने ऐसा देखा। वो भाषा नहीं बोल रहे, वो भाषा नहीं बोल रहे। दूसरी बात क्या है कि विजय ने जो अपनी वहाँ इमेज बनाई है स्टार अपील के साथ साथ, वो एक जन नायक की इमेज बनाई है। उनकी जो आखिरी फिल्म थी जन नायकन, जो सेंसर बोर्ड में फंस गई, अदालत में लड़ाई लड़ी और अभी तक रिलीज नहीं हो पाई, तो वो इमेज जो है उनके सामने एक बड़ी कसौटी है। उस एक बात वैसे सोच के ये भी ठीक लगती है, केंद्र से कहीं ना कहीं सहयोग का, वही मैं आ रहा था सर जी, कि अगर एआईएडीएम के सपोर्ट कर दें इनको और ये एक अंडरस्टैंडिंग बने कि आप इस सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन वाली राजनीति ना कीजिए, तो ये तमिलनाडु के लोगों के लिए भी अच्छा है। वो एनडीए का टैग नहीं लगवाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार के साथ सहयोग के साथ राजनीति करना क्या खबरें हैं समीर जी, कहां से आएंगे इनको जो 8-10 जितने भी और विधायक चाहिए? देखिए, अभी इस खबर तो यह है कि उनके सामने सारी पार्टियां लाइन लगा के खड़ी है। ये उनको तय करना है कि उनको किसका समर्थन लेना है। सत्ता में आना कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे कि भाई हम सत्ता का हिस्सा बन जाए। जो तय है कि विजय सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस भी चाहती है कि किसी तरीके से हम इसके अंदर शामिल हो जाए। इसके अंदर एआईडीएम के भी चाहती है। इनके फादर ने यह बयान दिया है विजय के बिल्कुल कि कांग्रेस पार्टी को साथ आना चाहिए विजय के। नहीं, कांग्रेस और उनकी बहुत अच्छी, कल राहुल गांधी ने बात भी हुई है, राहुल गांधी ने कल फोन करके बात की और चुनाव के पहले जिस तरीके से विजय 65 सीटों को ऑफर कांग्रेस को कर रहे थे गठबंधन में आने के लिए, कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस को लगा कि डीएम की सरकार बना रही और डीएमके के साथ कांग्रेस चली गई, तो कांग्रेस का विजय के साथ संबंध अच्छा। और जिस तरीके से डीएम के जो विजय पॉलिटिक्स करते हैं, जो क्रिश्चियन और माइनॉरिटीज की वहां पर तमिलनाडु के अंदर, कांग्रेस को वो सूट करता है। अब ये देखने वाला बात होगी कि वो किसको लेकर जाते हैं। तमिलनाडु में से कई छोटी दलें जो हो सकता है कि पूरी तरीके से विजय के साथ चले जाए, या विजय ये कोशिश करेंगे कि भाई एआईडीएमके के जो एमएलएज आए वो हमारे साथ आ जाए, एआईडीएम का सपोर्ट मिल जाए, तो एक भारी भरकम सरकार रहेगी। छोटे दलों का समर्थन लेने से रोज गिदड़ भक्ति जो मिलती है समर्थन वापस लेने की, वो नहीं मिलेगी। तो क्या एआईडीएमके, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के 5 हैं, पीएमके के 4 हैं, मुस्लिम लीग का, वीसीके का, सीपीआईएम सीपीएम के 2 हैं, डीएमडीके का 1 सांसद। नहीं सर, ये सब जोड़ने से बेहतर 51 सांसद सीधे एआईडीएमके ब्लॉक जाएगा, पूरा ब्लॉक चला जाएगा और सरकार को मजबूती मिलेगी। ठीक है सर। तो मुझे लगता है इस बात की संभावना ज्यादा नजर आ रही है कि एआईडीएमके उनके साथ चले जाए। आखिरी फैसला विजय को करना है कि विजय किस सर यूपी पंजाब पे जाएं उससे पहले जरा छोटा-छोटा कमेंट इस पे, क्या लगता है आपको, एआईएडीएम के साथ देगा या ये कांग्रेस और बाकी दल आएंगे विजय के साथ? मुझे लगता है एआईडीएमके की सबसे ज्यादा संभावना है। और ये विजय क्या चाहेंगे? हो सकता है कि विजय भी चाहेंगे कि एआईडीएमके के साथ जाएं, क्योंकि एक बड़ा ब्लॉक है। दूसरा, टैग लगे ना लगे, केंद्र सरकार का सपोर्ट उनको मिल जाएगा। और बीजेपी की 1 सीट है, इसलिए कोई और इतना अनटचेबल हम यहाँ सोचते हैं। पॉलिटिक्स में अनटचेबिलिटी खत्म हो गई। एआईएडीएम के खिलाफ तो कुछ बोले ही नहीं है ये चुनाव में। तो पॉलिटिक्स में अनटचेबिलिटी खत्म हो गई। और उन्होंने क्या कहा था कि एक आइडियोलॉजिकल एनिमी है बीजेपी, तो ठीक है, आइडियोलॉजिकल एनिमी नॉर्थ इंडिया, एंटी नॉर्थ इंडिया, एंटी हिंदी सेंटिमेंट, क्या ये वाली पॉलिटिक्स करेंगे? नहीं करेंगे। मैं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर कह रहा हूँ, भले आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कि क्या जो टीवी के है विजय थलापति है, उसको एक फर्स्ट स्टेप में द्रविड़ राजनीति को बाहर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस तरह से, क्योंकि यदि सीधे आप वहां पर जाते तो आप एक बाहरी पार्टी के साथ टैग लेकर जाते। आपने ज्यादा लंबा नहीं सोच लिया सर? आप देखिए इसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां जाती, बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के तौर पे वहां पर गेट खुलवाने के लिए पहले इनको भेजा। उनको भेजा कि नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको चलने दीजिए यदि वो आ गए, क्योंकि वो अपने पिक्चर रिलीज करा देते। इनकी पिक्चर क्यों रोकी थी फिर चुनाव से पहले? वो सब चलता रहता है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने उनको भेजा, लेकिन बीजेपी ने सोचा कि ये आ गए तो दिस इज द गुड पैसेज फॉर एंट्री, कि एक बार द्रविड़ राजनीति तो बाहर हो जाए ना, फिर उसके बाद। और ये चिपक गए कुर्सी से, तो ये चिपक जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी की एंट्री का रास्ता आप खुलेगा। आप देख लीजिएगा तमिलनाडु में, क्योंकि ये द्रविड़ राजनीति की पिक्चर खत्म हो रही है। इंटरेस्टिंग।